विकास की पाठशाला की फाइनल टच सीरीज में आपका स्वागत है। फाइनल टच सीरीज सीजीपीएससी 2025 को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें हम लोग अभी पीवाईक्यू में बेस्ड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका लेक्चर कर रहे हैं। उसी क्रम में इतने 12 टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है। आज भारतीय शासन व्यवस्था के विविध विषय के अंतर्गत जो सवाल आए हैं उसका हम लोग सवाल देखेंगे और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, ताकि आप एग्जाम में उस नेचर के अगर सवाल आए तो आप हल कर सकें। आज हम लोग भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था के विविध विषय के अंतर्गत के सवाल को देखने वाले हैं। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? मेन पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये ऑप्शंस हैं कि यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, अंतिम विकल्प है यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबद्ध करता है। संविधान का मुख्य प्रयोजन पूछा है यहाँ पे, है ना। देखिए, संविधान क्या है? ये उसको बोलते हैं सर्वोच्च विधि। अब ये किस लिए बनाया जाता है? मूलतः संविधान का निर्माण हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। लोगों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने संगठन बनाया था, जिस संगठन को हम सरकार कहते हैं। और सरकार के अमूर्त रूप को ही राज्य कहा जाता है। जैसे कि हम शुरू से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं राज्य को। राज्य, स्टेट, इसमें आ जाती है जनसंख्या, पॉपुलेशन, उसमें जिस भूमि में निवास करते हैं वो भूभाग, ज्योग्राफिकल लैंड। तीसरा आ जाती है संप्रभुता, निर्णय लेने की शक्ति। और चौथी हो जाती है सरकार या संगठन। स्टेट की उद्देश्यों को या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही सरकार का गठन किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। राज्य के उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का गठन किया जाता है। राज्य हमने, मतलब लोगों ने, जनता ने अपने संरक्षण के लिए बनाया था। देखिए, पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो भाई अराजकता की स्थिति रही होगी ना, जंगल राज रहा होगा, जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें कौन, तो उसमें क्या था? डर का माहौल था। कौन किसको कब मार दे, कौन जाने कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उससे ज्यादा शक्तिशाली लोग समूह आके किसी को भी हिंसा के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। तो लोगों ने सोचा हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो हम सबको संरक्षण प्रदान करे। लेकिन अब ऐसा संगठन बना देने पर दिक्कत यह है कि अगर वो संगठन ही हमारा शोषण करने लग जाए तो क्या होगा? तो वो संगठन बनाने के अपने तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अब वो संगठन हमारा शोषण ना कर दे, उस पर नियंत्रण के लिए हमने संविधान या विधि बनाई। राज्य को हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, उसको हमने शक्ति दिया। अपनी थोड़ी अपनी शक्ति को, अपनी जितनी सीमित क्षमता थी लोगों की, उन्हें थोड़ा थोड़ा शक्ति दिया और एक संगठन बना दिया। ठीक है। स्टेट, स्टेट नामक एक एक अवधारणा बनाई, उसको उसके उद्देश्य को संचालन के लिए हमने सरकार बनाया। तो सरकार तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। शक्ति चाहिए भी ना, इतने सारे लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करना है, तो शक्ति तो चाहिए। लेकिन ये शक्ति अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जिसने बनाया उसी का शोषण कर सकती है। इसलिए इस पर नियंत्रण के लिए, इसकी शक्तियों पर अंकुश के लिए, या फिर शक्तियों पर अंकुश के लिए संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान का हर जगह मुख्य प्रयोजन होता है सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करने के लिए। बाकी सब उसके द्वितीयक प्रयोजन है, लेकिन मुख्य है सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करना। डिफाइन एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। अंतिम जिम्मेदारी, लोगों ने जब बनाया है संगठन को, सरकार को, तो अंतिम जिम्मेदारी सरकार संचालन की भी हमारी ही है। लोग ही दिशा देंगे। लोगों में ही संप्रभुता सन्निहित है। संप्रभुता मतलब शक्ति, पावर ऑफ सोर्स कौन है? लोगों ने ही तो सरकार को पावर दिया ना, सरकार को पावर दिया है। तो अंतिम नियंत्रण भी लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो हमने संविधान बनाकर सरकार की शक्तियों को क्या किया है? लिमिट किया कि आपको इसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है। ठीक है।
चलिए, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है संविधान। और सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, और नागरिकों की शक्ति को, नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करता है। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? हम जानते हैं, हमने मूल रूप से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती, उत्तरदायित्व होती है। हम बोलते हैं इसको मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कुछ मात्रा में, क्योंकि हमारे यहाँ द्विस्तरीय सरकार है, इसलिए प्रांतों को भी कुछ शक्ति दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी अनिवार्य विशेषता बताना है आपको संघीय स्वरूप का, फेडरल नेचर का अनिवार्य विशेषता क्या है? तो शक्तियों का विभाजन है। लेकिन संघ की विधायिका में संघ और, हमने अभी बोला कि संघीय स्वरूप की अनिवार्य विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन। किसके बीच? संघ सरकार और प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच, आप इसको बोल सकते हैं प्रांत। ठीक है, दोनों को समकक्ष माना जाता है फेडरल स्ट्रक्चर में। लेकिन अब यहाँ का ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या ऑप्शन दिया हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। बी में संघ की विधायिका में, संघ की विधायिका, हमारे यहाँ इसको क्या बोला जाता है, संसद। संघटक इकाई राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये होते तो हैं, लेकिन ये इसका आंसर है कि नहीं, बात ये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। ये कथन अपने आप में सही है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है, ये संघीय स्वरूप का मूल लक्षण है। कारण उसका क्या है, अगर संघ सरकार और राज्य सरकार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसके विवाद के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका तो चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि शक्तियों का यहाँ पे संवैधानिक विभाजन होता है। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका उल्लेख है। अब इन सूची के विषयों पर कार्य करते समय दोनों में विवाद उत्पन्न ना हो जाए, उसके निवारण के लिए हमको स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। पहला इसका लक्षण है, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। विभाजन में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति अनिवार्य है। तो संघीय स्वरूप का ये भी एक अनिवार्य विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये फाइनल टेस्ट सीरीज थोड़ा फास्ट पेस में चलेगा, इसमें इतना स्कोप नहीं है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा व्याख्या करके बताई जाए। ये रिवीजन जैसा है, लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सवाल केवल याद करने से बनेगा नहीं। अगर आपको मालूम रहना चाहिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका का, क्योंकि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को इसलिए इंटरप्रीटर, व्याख्याकार बनाया गया है। ठीक है, अगर विधि बनाने के लिए निर्धारित संस्था विधायिका अपना भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही है, नहीं निभा रही है, अगर वो ऐसा विधि बना दे रही है जो जनता का, जिससे शोषण हो जाएगा या जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया उसकी भावना के विरुद्ध है, तो इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका ही उसको वैध अवैध करार देगी। ठीक है ना, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत सारी चीजों के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, ये भी, ये मूल अधिकार में ही ये बात लिखी हुई है 13 क्लॉज 2 में, कि सरकार कोई भी ऐसी विधि या कार्यपालिका कोई भी ऐसी नियम नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती हो, इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट हो, तो उसके लिए भी न्यायालय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो संघीय स्वरूप का एक लक्षण, अनिवार्य शर्त यह भी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्दों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ये जो राज्य है ना, ये मूल परिभाषा है राज्य की। वहां पे हमने अभी पहले क्वेश्चन में ही देखा था, व्यक्तियों का एक समुदाय हो जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, बाह्य नियंत्रण नहीं होना मतलब खुद पर नियंत्रित हो, खुद के द्वारा शासन होना मतलब होता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। निश्चित भूभाग हो और स्थायी रूप से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो ये चार तत्व हैं राज्य के। तो पहले ऑप्शन में ही ये चारों तत्व मौजूद है, इसलिए राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा यही होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, निश्चित भूभाग, राजनीतिक रूप से संगठित लोग, स्वयं प्रशासन करने का अधिकार। निश्चित भूभाग है, राजनीतिक रूप से संगठित लोग हैं, लेकिन व्यक्तियों का समुदाय नहीं है।
नहीं, सिर्फ राजनीतिक रूप से संगठित लोग ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी तो होने चाहिए ना। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं आए हैं, ये इसकी परिभाषा नहीं है। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, जिसका केंद्रीय प्राधिकरण और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऐसा नहीं है। ये सब का उल्लेख राज्य की परिभाषा में नहीं है। ये चार तत्व, राज्य की आधुनिक डेफिनेशन में चार तत्व पाए जाते हैं, वही राज्य होता है। व्यक्ति का समुदाय होना चाहिए जिसका एक संगठित सरकार हो, जिसमें संप्रभुता सन्निहित हो और वो लोग एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी। उदार लोकतंत्र में यह बात याद रखेंगे आप, सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता में सर्वोच्च ध्यान दिया जाता है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें से क्या होना जरूरी है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का अर्थ है सरकार की इच्छा के अनुरूप चलने वाली न्यायपालिका, सरकार की इच्छा के अनुरूप जो निर्णय दे, उसको बोलते हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार पर नियंत्रण के लिए ही, कि सरकार हमारा शोषण ना कर दे, क्योंकि सरकार और व्यक्ति यही दोनों तो है ना। अभी व्यक्तियों ने सरकार को शक्ति दी ताकि हमारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब अपनी जरूरत पूरा करने के बजाय सरकार में जो लोग गए हैं, हो सकता है ज़्यादा निज स्वार्थ से प्रेरित होकर संविधान की भावना को ताक में रखकर अपना काम करने लग जाए, ठीक है ना। और इंसान फिर जाए तो जाए कहाँ? तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित नहीं कर पाएंगी। शक्तियों का केंद्रीकरण रहेगा तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, जितना ज़्यादा विकेंद्रीकृत हो, जितना ज़्यादा मतलब एक सीमा तक विकेंद्रीकृत होना चाहिए। केंद्रीकृत क्या करती है? शक्तियों का केंद्रीकृत है तो शोषण कर सकती हो, है ना, निरंकुश हो सकती है। निर्वाचित सरकार, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा, निर्वाचित सरकार, इसमें ऐसा करने की संभावना है। लेकिन निर्वाचित सरकार अगर, सामान्य तौर पर क्या होता है, बहुमत की सरकार, निर्वाचन कैसे होता है भैया, जिस पार्टी को बहुमत मिलती है वही अपना सरकार बना देती है। लेकिन अभी बहुमत है तो कुछ लोगों को शोषण कर सकती है जो अल्पमत में है ना। लेकिन शक्तियों का पृथक्करण, इसका क्या मतलब होता है? शासन के हम जानते हैं कि 3 अंग हैं। शासन के 3 अंग हैं, कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। इन तीनों में अगर शक्तियों का बंटवारा हो, शक्तियों का पृथक्करण हो शासन के 3 अंग में, विधायिका का काम आप जानते हैं विधि निर्माण करने का, कार्यपालिका विधि को लागू करती है, न्यायपालिका विधि के अनुसार विवादों का समाधान करती है, ठीक है। और ये तीनों, अगर विधायिका हम जानते हैं कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात याद रखेंगे, ये फैक्ट है, पूछता है कि संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अगर विधायिका या कार्यपालिका ऐसी गतिविधि में संलग्न रहती है, ऐसी विधि बनाती है, ऐसी नियम बनाती है जो संविधान के भावना के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित करार दे देती है। तो शक्तियों का जब विभाजन होगा, शक्तियों का जब पृथककरण होगा इन तीनों, शासन के तीनों अंगों में, तभी आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। क्यों? क्योंकि आपको स्वतंत्रता का खतरा किससे है? कौन आपकी स्वतंत्रता को छीन रहा है? भाई राज्य की उपस्थिति हर जगह है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते, आप ये बोल नहीं सकते, कौन आप पर प्रतिबंध लगाएगा? सरकार लगाएगी ना। तो उसका संरक्षण कौन करेगा? संविधान में तो लिख दिया गया है आपको मूल अधिकार दिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई संस्था होना ना। संविधान द्वारा आपको मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन मूल अधिकार को संरक्षित करने के लिए संस्था होनी चाहिए, वो है न्यायपालिका, ठीक है। तो शक्तियों का जब पृथककरण होगा तभी आपकी स्वतंत्रता मैक्सिमम सुरक्षित रहेगी, ठीक है ना। निर्वाचित सरकार में संभावना कि आपका शोषण हो जाए, शक्तियों का केंद्रीकरण, तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बल्कि ये तो आपकी स्वतंत्रता के विरुद्ध जा सकती है बात। जो सरकार के अनुरूप न्यायपालिका काम करने लग जाए, जो व्यक्ति और राज्य के बीच विवाद को सुलझाने का जिसका काम है, अगर वो सरकार के पक्ष में खड़ी हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसमें शासन के तीनों अंगों में जो बंटवारा रहेगा शक्तियों का, यही आपकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार ऐसी सरकार जो संविधान के आधार पर संचालित हो, और संविधान के आधार पर जो सरकार संचालित होती है, तो इस अवधारणा को बोलते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो इसका आशय क्या है? ये भी एक क्या रहेगी, सीमित रहेगी सरकार की शक्ति। किससे सीमित रहेगी? कौन सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाएगा? संविधान लगाएगा। तो संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। परिसंघीय संरचना वाली सरकार मतलब होता है केंद्र और उसके प्रांत की इकाइयों के बीच
समानता का भाव। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिसीमित हो। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले भी पढ़ा है कि जहां संविधान के अनुरूप शासन का संचालन होगा वहां सीमित सरकार पाई जाएगी, सरकार की शक्तियों पर सीमा आरोपित की जाएगी संविधान के माध्यम से। इसका राइट आंसर यही है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिसीमित हो। अब इसमें कुछ कुछ अवधारणा फिक्स आई है कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र शक्ति हो, जैसे हमारे यहाँ है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये नाम मात्र की शक्तियां हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एक्चुअल वास्तविक शक्तियां जिसके पास है उसके निर्देशों के अनुसार काम करती है। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं, और गवर्नर है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के निर्देशानुसार काम करते हैं, ठीक है, सलाह के अनुसार काम करते हैं। कोई सरकार जिसके पास वास्तविक शक्तियां हो इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोल देते हैं, जैसे अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और जिसके पास नाम मात्र की शक्तियां हों, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, जैसे हमारे यहाँ है। क्योंकि यहाँ पे जिसके पास वास्तविक शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, जो जनता से डायरेक्ट इलेक्टेड हो, उन्हीं के पास वास्तविक शक्तियां रहेगी, तभी तो जनता अपनी इच्छाओं के अनुरूप लोगों का चयन कर पाएगी, अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगी ना। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल संवैधानिक सरकार का आशय है जो सरकार की सीमा में सरकार की शक्तियों को जो सीमित करती हो, वैसे सरकार को बोलेंगे संवैधानिक सरकार। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, है ना। फेडरल कैरेक्टर हमने चर्चा किया था, जहां पे भाई शक्तियों का विभाजन हो, जितने स्तर पर सरकार, हमारे यहाँ द्विस्तरीय है तो द्विस्तर में शक्तियों का विभाजन है, संवैधानिक विभाजन है। लेकिन वो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो न्यायपालिका, अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों में, तो उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना जरूरी है। ये भी संघीय स्वरूप का एक अनिवार्य शर्त है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में सर्वोत्तम सुनिश्चित करती है? ये भी हम देखा था, ये रिपीट हो रहा है, शक्तियों का पृथक्करण। अभी इसको देखिए, नहीं विकल्पों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा कथन है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों की सुरक्षा हेतु जिन पर संविधान आधारित है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान मूल ढांचा में बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के वो अनुच्छेद या वो ढांचा जिस पर संविधान टिका हुआ है, इस पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक, उसको मूल ढांचा कहते हैं। लेकिन भारत के संविधान में मूल ढांचे का कोई प्रावधान लिखित नहीं है, ये न्यायिक व्याख्या के दौरान उत्पन्न अवधारणा है। मूल ढांचा, जब कभी कभी ऐसी सरकार आ जाती है जो अपने अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप शासन का संचालन करने लग जाते हैं, तब न्यायपालिका गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते संविधान का संरक्षण करने के लिए एक अवधारणा लाई थी, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा। ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई भारतीय संविधान के संसदीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता उस समय था, पंथ निरपेक्षता बाद में जोड़ा गया, मूल अधिकार, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सबको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये फाउंडेशन है। जैसे घर का फाउंडेशन होता है, उसमें अगर हम तब्दील करेंगे तो हो सकता है घर ध्वस्त हो जाए, ज़्यादा टिकाऊ ना रहे, वैसे ही संविधान का भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। जब कोई भी विधि बनेगी तो इसको आधार बनाकर भी न्यायपालिका किसी भी विधि का न्याय संगत, संविधान सम्मत होने का परीक्षण इसी को आधार बनाकर करती है। लेकिन ये मूल ढांचे की जो बात है, जो शब्द है मूल ढांचा, वो भारत के संविधान में कहीं पे लिखा नहीं गया है। ये न्यायिक विकास के जरिए आया है, न्यायिक व्याख्या के जरिए इसका विकास हुआ है। तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और नागरिक सुनिश्चित करता है, जिस पर संविधान आधारित है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पुनरावलोकन भी संविधान में नहीं लिखा गया है डायरेक्ट, लेकिन फिर मैं बताऊं आपको कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, इसलिए वो जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है, पुनरावलोकन। किसका पुनरावलोकन? तो विधायिका द्वारा बनाई गई विधि का, कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं, संविधान की भावनाओं के अनुसार है कि नहीं कोई भी विधि, उसको बोलते हैं पुनरावलोकन। मतलब इसमें न्यायालय विधि की न्यायोचित या संविधान सम्मत है कि नहीं विधि, इसको देखने लग जाती है। तो ये तो विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप हो गया, क्योंकि विधि बनाने का कार्य विधायिका का है, ये बात सही है। विधि बनाने की
जो शक्ति है ये विधायिका के पास है। तो न्यायपालिका न्यायपालिका का काम है विधि के अनुसार काम करना। लेकिन ये जो विधि शब्द है वो संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, लोगों की भावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, उनके शोषण के लिए नहीं होना चाहिए, और उनके मूल अधिकारों को भी अलवीकरण नहीं करना चाहिए। मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए बार बार उसको हस्तक्षेप करना पड़ जाता है। ये कमिटेड जुडिशरी नहीं है, ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और न्यास और निष्पक्ष न्यायपालिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे में डाल दिया है। अब इसमें भी इसकी स्वतंत्रता पे भी विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को भी मूल ढांचा बना दिया गया है, और यही स्वतंत्रता लोगों के स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में लोक जब तक कमजोर रहेगा तब तक तंत्र हावी होने की संभावना है। तंत्र शोषण के लिए अगर हावी हो रहा है तो उसको न्यायपालिका ही अ, हस्तक्षेप करके जन कल्याण के लिए निर्णय लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन पे जिम्मेदारी है। यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ जाता है न्यायपालिका को, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू की बात भारत के संविधान में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है दोनों, क्योंकि मूल ढांचा में भी, मूल ढांचा शब्द भी भारत के संविधान में नहीं लिखा है, भारत का संविधान इसको परिभाषित नहीं करता। और न्यायिक जुडिशियल रिव्यू को भी, ये भी न्यायालय की स्वयं की देन है। पुनरावलोकन की जो कॉन्सेप्ट है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है हमारे यहाँ, वैसे तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है, मतलब पहले विधि बना दी जाएगी और उस विधि का संविधान सम्मत या न्यायोचित है, संविधान की भावनाओं के अनुरूप है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने की शक्ति किसी को नहीं रहेगी। अगर प्रोसीजर फॉलो किया गया है विधि बनाने के लिए तो उसका दोबारा कोई व्याख्या उसके बाद नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये न्यायपालिका को वो शक्ति देता है कि ये विधि द्वारा बनाई गई विधि की पुनः व्याख्या कर सके, उसकी पुनः समीक्षा कर सके, पुनः समीक्षा की शक्ति, कि ये जो विधि है किसको, न्यायपालिका को, ये जो विधि है ये संविधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, मूल अधिकारों का हनन भी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है पूछा है तो दोनों सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न दो। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। हमने देखा था संवैधानिक सरकार मतलब ये होता है संविधान के द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित करना, ठीक है ना, और लोगों की शक्तियों को संरक्षण प्रदान करना। तो संवैधानिक सरकार का ऐसा है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ लिमिटेड का अर्थ है उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाना। तीसरा है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। अभी उपयुक्त व्याख्या पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त ये भी एक है, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध अगर संरक्षण प्राप्त है तो भी आप स्वतंत्र हैं। अभी सब ऑप्शन को देख लेते हैं। नियंत्रण का अभाव, एकदम नियंत्रण का अभाव रहेगा, अब अराजकता हो सकती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो नियंत्रण तो लगाना पड़ेगा, नियंत्रण मतलब व्यवस्था तो बनाना पड़ेगा। तो ये इससे हम लोग एकदम ज़्यादा अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि बिना विधि के स्वतंत्रता हो नहीं सकती। जैसे ट्रैफिक से आप समझ सकते हैं, बहुत दिन ब दिन में आप ये महसूस करते हैं कि ट्रैफिक में हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड रूल होता है। आप लेफ्ट में जा रहे हैं, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, उधर वाला को भी मैं जानता हूँ कि ये भी लेफ्ट में ही जाएगा, इसलिए मैं अपनी साइड में तेज गति से जा सकता हूँ। लेकिन मुझे मालूम नहीं रहेगा कि इधर से आने वाला आदमी किधर जाएगा, तब मेरे मन में क्या रहेगा, एक डर रहेगा। तो डर रहेगा तो मैं अपनी गति तो क्या रखूंगा, बहुत ज़्यादा कम रखूंगा, मैं ठीक से स्वतंत्रतापूर्वक चल नहीं पाऊंगा। तो विधि है इसलिए हम अपनी गति को ठीक से रख पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए बिना विधि का तो स्वतंत्रता सुनिश्चित, नियंत्रण का अभाव रहेगा तो स्वतंत्रता उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, तो लगभग यही बात है कि इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर है मतलब नियंत्रण का अभाव है, ये कथन भी उतना ठीक नहीं है। कुछ भी आप करेंगे, सब अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करेंगे, तो एक दूसरे की आप स्वतंत्रता का हनन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी शक्ति रहेगी वे अपनी इच्छा अनुसार आपकी गरिमा का बिना ख्याल रखे अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेगा वो, तो इसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पूछा है ये, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो पूर्णतः विकसित करने का अवसर आपको दिया जाता है, इसीलिए आपको दिया जाता है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार में क्या है, समानता का अधिकार, कि आपसे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना? और मूल अधिकार का अगर हनन कोई भी करता है, चाहे व्यक्ति करे या राज्य करे, आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार है। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित है, संविधान द्वारा गारंटीड है, प्रत्याभूत है, और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी है, ठीक है ना, मूल अधिकार। तो स्वतंत्रता सबसे ज्यादा उपयुक्त
किस रूप में आप स्वीकार करेंगे? तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जहाँ मिले, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, ये आंशिक रूप से ये भी सत्य है, लेकिन ये सबसे अच्छा कंडीशन है स्वतंत्रता का, जहाँ पर व्यक्ति को संविधान के अनुरूप या शासन व्यवस्था के अनुरूप के दायरे में रहकर ही अपने व्यक्तित्व को उभारने का मौका मिले। क्योंकि इच्छानुसार कुछ भी करने का मौका दे दिया जाएगा, तो संविधान की फिर जरूरत ही क्या है? ये हमने इसीलिए बनाया था ना कि हम एक दूसरे, मतलब कोई इंसान किसी को हानि ना पहुंचाए। तो स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर, ये स्वतंत्रता का सबसे उपयुक्त व्याख्या है। स्वयं को मतलब आपको है तो दूसरों को भी तो है ना विकसित करने का, लेकिन इसके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना ना। प्रतिस्पर्धा में भी नियंत्रण होता है कि नहीं? जैसे आप अभी एग्जाम देंगे, तो एग्जाम में ऐसा तो नहीं किसी को रोक दिया गया एग्जाम देने के लिए, उसके लिए एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करें, फिर अपना विकास करें। तो व्यवस्था जरूरी है, उसके दायरे में रहकर ही आप अपना विकास कर सकते हैं। और आप उतना स्वतंत्र हैं कि दूसरे का अधिकार का हनन ना हो, फिर आप कुछ भी करिए। ठीक है ना, लोक व्यवस्था ना बिगड़े। मूल अधिकार पर तार्किक प्रतिबंध भी लगाया जाता है, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, कि आप ऐसा कोई भी गतिविधि ना करें भैया जिससे हमारा विदेशी राज्यों के साथ संबंध खराब हो जाए या किसी का मान हानि हो जाए। ठीक है ना, या लोक व्यवस्था बोले लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए, ऐसा भाषण ना दे। तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ऐसी धार्मिक प्रथाओं का आप पालन ना करें जिसमें किसी दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचती है, स्त्रियों का जिसमें अपमान होता है, ऐसा गतिविधि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा हो जाएगा स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जहाँ पे मिले। उस स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किन्हें विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अब विधि का शासन, तो संविधान भी तो एक विधि है ना, सर्वोच्च विधि है, तो जहाँ संविधानवाद होगा वही विधि का शासन होगा। शक्तियों का परिसीमन, करेक्ट है। हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि संवैधानिक शासन का अर्थ है लिमिटेड गवर्नमेंट, तो ये तो सही है। विधि के समक्ष समानता, ये भी ठीक है। भाई समानता नहीं रहेगी, किसी को विशेषाधिकार रहेगा तो आपके साथ भेदभाव हो जाएगा, आप स्वतंत्र कहाँ है? जब तक समानता नहीं रहेगी, भेद किया जाएगा, धर्म का आधार मान लीजिए भेद किया जाएगा। जैसे हमारा देश है, यहाँ पे हम हिंदू बहुसंख्यक हैं। अब यहाँ पे लोकतंत्र में तो बहुमत के आधार पर ही निर्णय होता है, तो हम यहाँ पे दूसरे समुदाय जो रहते हैं उनका अगर हम लोग शोषण करने लग जाए तो राष्ट्र निर्माण में समस्या उत्पन्न होगी, है ना। इसलिए हम धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, निवास स्थान, इस आधार पर हम भेद का निषेध किया गया है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता भी विधि के शासन का एक लक्षण है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व इस विधि के शासन का मतलब नहीं है सरकार का, बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं आएगा। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये ठीक है। विधि का शासन है, विधि हमने बनाया ही है अपनी स्वतंत्रता को मैक्सिमम करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास करने के लिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं हमें भी संविधान के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। इसको आप बोल सकते हैं संविधानवाद। तो इसमें सही उत्तर बताना है आपको, तो 1, 2 और 4, सी आंसर इसका, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है, समानता इक्वालिटी होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव हो या अवरोधों का अभाव हो, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, विचारधारा का अभाव हो, विशेषाधिकार का अभाव हो। समानता कब सुनिश्चित होगी? जब कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी अवरोध नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं है। व्यक्तित्व विकास के लिए अवरोध होना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा का अभाव, ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा याद रखें हमेशा नियम बनाकर किया जाता है, और प्रतिस्पर्धा से भी व्यक्तित्व विकास होता है। विचारधारा का अभाव, नहीं, ये समानता होने का निहितार्थ नहीं है। विचारधारा ही नहीं रहेगी तो स्वतंत्रता समानता हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं। विशेषाधिकार ना हो किसी के पास, ये बात ठीक है। कोई आपसे विशेष ना हो, विशेष ना हो मतलब कृत्रिम रूप से विशेष ना हो। कोई आपसे अच्छा दौड़ सकता है, कोई आपसे अच्छा शारीरिक दृष्टि से अच्छा हो सकता है, कोई मानसिक दृष्टि से अच्छा हो सकता है, तो आप भी तो किसी से अच्छे हो सकते हैं ना। लेकिन उसको ये ऐसा है बोल के कोई विशेष अधिकार हम नहीं देंगे। विशेषाधिकार का जहाँ पे अभाव होगा कि ऊंचा जाति का है तो इसको कुछ खास अधिकार दे दें, और ये ऐसे हैं तो इसको दे दें, या ये पुरुष है तो इसको कुछ अधिकार दे दें, या महिला है तो कुछ अधिकार, या ये यहाँ की महिला है या यहाँ का पुरुष है, या स्थान, जन्म, धर्म, लिंग, जाति, या ये अमीर है या ये गरीब है, तो इस आधार पर इनको कुछ दे दिया जाए अधिकार जो दूसरों से आपको अतार्किक रूप से विशेष बना देती है। तो इसका अभाव होगा तभी समानता होगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार का अभाव। इससे पहले विशेषाधिकार क्या होता था? राजतंत्र था, अंग्रेज भी थे, तो यहाँ के कुछ राज्यों को क्या, हुँ? ये लोकतंत्र है अभी। लोकतंत्र की बुनियाद ही है लोगों में समानता। शासक और शासित दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में काम करते हैं।
शासकों की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए उनको विशेषाधिकार संविधान के दायरे में ही दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भारतीय संविधान अनुच्छेद 105 में संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार मिला है, ये तो इनकी जिम्मेदारी विशिष्ट है, इसलिए इनको विशेषाधिकार दिया जाता है, और भी कुछ सीमा के लिए, और सीमा में रहकर, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी विशेष है। 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करना और उनकी भावना के अनुरूप काम करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना? इसलिए उनको कुछ हद तक विशेषाधिकार दिया जाता है। सामान्य तौर पर वो भी भारत के नागरिक हैं, कोई वो अगर कानून का उल्लंघन वो भी करेंगे तो उनको भी वैसे ही सजा मिलेगी जैसे एक आम आदमी को मिलती है। ठीक है? तो विशेषाधिकार का अभाव होगा, वहीं पर समानता सुनिश्चित होगी। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, ये कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? देखिए भैया, मूल अधिकार वही है जो भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में जिस अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यही मूल अधिकार होगा बस। इसको छोड़ के कोई भी मूल अधिकार नहीं होगा। नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक मतलब होता है जन्म होने से ही आपको जो अधिकार मिल जाए वो। जन्म लेते ही ये नहीं मिलता आपको, मताधिकार होने के लिए आपको एक निश्चित क्राइटेरिया होना, और निर्वाचित होने के लिए भी एक निश्चित अर्हता होगी, तभी अधिकार आपको मिलेगा। संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार, देखिए संविधान क्या है? सुप्रीम विधि है। अब ये मताधिकार जो लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 326 में ये लिखा है कि विधानसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, और राइट टू वोट है और राइट टू इलेक्ट है, राइट निर्वाचित होने का अधिकारी, ये तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको राजनीतिक अधिकार मिला है, उसके तहत ये इम्प्लिसिट है, अंतर नहीं था उसी बात में। मत देना और मत निर्वाचित होना, ये दोनों इसी में अंतर नहीं था, ये संविधान में दिया हुआ है, इसलिए इसको संवैधानिक अधिकार लेंगे। लेकिन अगर ये संवैधानिक अधिकार नहीं, यहाँ पे कुछ और अधिकार दिया रहता और विधिक अधिकार भी दिया रहता, तो ये एक विधिक अधिकार भी है। संविधान में चूंकि इसका डायरेक्ट उल्लेख है आर्टिकल नंबर 326 में, इसलिए एक संवैधानिक अधिकार है। और एक बात बता रहा था मैं कि संवैधानिक अधिकार, ये मान लिया संवैधानिक अधिकार है, तो सभी संवैधानिक अधिकार विधिक अधिकार होगा ना? संविधान विधि का कोर है, इसके अनुरूप ही बाकी विधियां बनाई जाएंगी, और संविधान में कुछ मूल बातों का उल्लेख है, इस पर आधारित ही अलग अलग विधियां बनाई जाती है। संविधान, अब एक एनोलॉजी समझ सकते हैं, भारत का संविधान, अगर भारत एक कंप्यूटर सिस्टम है तो भारत का संविधान उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के बाकी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, बाकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या और क्या सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप ही उसका डिजाइन किया जाएगा, तभी वो एप्लीकेशन उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा। वैसे ही भारत के संविधान ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है, तो भारत के संविधान के अनुरूप ही बाकी विधियां और नियम बनाए जाते हैं। इसके विरुद्ध या इसके भावनाओं को ताक में रखकर या इसके भावनाओं के विरुद्ध आप कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य प्रणाली, इंडियन फेडरल सिस्टम की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये तो है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरी भी है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची में। संगठक इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, संगठक इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बात सही है। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों का चयन होता है, ये अनुसूची 4 में दी हुई है, राज्यसभा में सदस्यों का चयन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन दिया गया है, ठीक है, ये दी गई है अनुसूची 7 में। इसमें दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में अभी विषय है 100, राज्य सूची में है 47 और समवर्ती सूची में है 66। संघ सूची में कौन कौन सा विषय है? 100, तो सबको याद रखना है क्या? मेरे को नहीं। जो संघीय महत्व का है, संघीय मतलब जो पूरे देश में जो लागू होता है, जैसे पूरे देश के लिए क्या है, एक सेना है, एक बैंकिंग व्यवस्था है ना, सब रुपीज सब पूरे देश में संचालित होता है ना, वैसे ही राज्य में क्या है, तो पुलिस है, हर राज्य की अपनी पुलिस है। और क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था। और समवर्ती सूची में हम देखें तो क्या है, शिक्षा है, वन है, ऐसा है इसमें, जिसके लिए दोनों कानून बनाती है समवर्ती सूची में। ठीक है, एक होता है अपशिष्ट, नहीं अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअल पावर। हमारे यहाँ याद रखेंगे, कनाडा से बात, यूनियन इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन संघ सरकार को यहाँ पे शक्ति ज़्यादा है। और ऐसा कोई विषय जिसमें अगर कोई कानून विधि बनाने की नौबत आ जाए तो हमारे संघ सरकार को हो सकती है, अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअल पावर संघ सरकार को है। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न में
भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है तो है, विशेषता नहीं है, संघ राज्य प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो हमारा जो देश भारत है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन ये संगठक इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि सब राज्यों ने मिलकर भारत को बनाया है। भारत जब भी चाहे तो वो किसी बड़े राज्य को तोड़कर प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटा राज्य बना सकता है, उन लोगों के ज़्यादा विकास के लिए या फिर गवर्नेंस को उन तक पहुंचाने के लिए छोटा राज्य बना सकता है। इसलिए भारत को हम कहते हैं अविनाशी संघ का, विनाशी राज्यों का समूह। संघ इसमें अविनाशी है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग जैसे एमपी को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, भारत तो वही है, लेकिन इसके अंतर्गत यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया कि भाई ये बहुत बड़ा भूभाग है, हमारे प्रशासन को संचालन में दिक्कत होता है, हमारे तक प्रशासन पहुंच ही नहीं पाता, प्रशासन की बात पहुंच नहीं पाती, इसलिए हमें छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाना है, तो राज्य बना दिया गया। ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो भारत को ये राज्यों से मिलकर राज्यों के बीच कुछ समझौते का परिणाम नहीं है। भारत भारत स्वयं में पहले भारत था, हम अपनी सुविधा के लिए अपने छोटे राज्य बना सकते हैं, या दो छोटे राज्यों को जोड़कर एक बड़ा राज्य बना सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार, बार बार इसमें संवैधानिक सरकार का जिक्र हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है गवर्नेंस को समझने के लिए, शासन प्रणाली को समझने के लिए, संविधान के महत्व को समझने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, राज्य की सत्ता के हित में प्रतिबंध लगाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो कौन सा सही है? तो केवल दो सही हो जाएगा। हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में इसको पूछे जाने की संभावना बेहद ज्यादा होती है। ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का शब्द का संबंध किससे है? हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में ये देखा था कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका सरकार की भावना के अनुरूप काम करती है, संविधान की भावना को ध्यान में नहीं रखती। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका। वो मान के चलती है कि सरकार या विधि बनाने वाली संस्था का दायित्व अगर विधायिका के पास है तो सही विधि बना रही होगी, संविधान में क्या लिखा है इससे क्या मतलब। इस स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के विपरीत अवधारणा है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जो सरकार की भावना के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सरकार की नीतियों के अनुरूप निर्णय देने वाली न्यायपालिका, इसको बोलते हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका। और न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता किसमें होती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जहां पे संविधान की सर्वोच्चता हो। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है और उस सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो क्लास समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को देखने के लिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, वैसे तो हमने 12 को, मैं पहली स्लाइड में बताया था कि 12 टॉपिक है इसमें और लगभग एक एक घंटे का है, 12 घंटे में, लेकिन आप इसको अगर फास्ट पेस में करके देखेंगे तो 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। और इसमें कुछ ऐसे अवधारणाएं आपको बताई जा रही है जो एग्जाम में लाइकली टू अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है। ये सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे तो इनडायरेक्टली अगर पेपर का इस तरह अच्छा रहा तो पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं बताया जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। ये रिवीजन क्लास है, ठीक है ना? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया।